नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ में हूं घनश्याम उपाध्याय। तो मुद्दा में आज हम बात करेंगे काबुल से चुनौतियों की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अभी फिलहाल बड़ी चिंता यह है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित कैसे वापस लाया जाए। वैसे पीएम मोदी खुद पूरे हालात पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। सीसीएस की बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर मंथन हुआ। यह बैठक आज भी चल रही है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी का कहना है कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। तालिबान लगातार भरोसा दे रहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दावों से इतर जमीनी तस्वीर काफी अलग है। सिर्फ तालिबानी लड़ाके ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन भी इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झांगवी समेत अन्य कुछ संगठन द्वारा अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी गई है। काबुल और आसपास के कुछ इलाकों में इन संगठनों ने अपने चेकपोस्ट तैयार कर लिए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान ने तहरीक-ए-तालिबान कमांडर, अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी और लड़ाकों को छोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इस हलचल का असर दुनिया के जिन मुल्कों पर पड़ेगा, उनमें भारत शामिल है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर इस बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कुछ और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में भारत खुद को अफगानिस्तान में मुश्किल हालात में पा सकता है। भारत की अमेरिका से बहुत ज्यादा करीबी इसकी मुख्य वजह हो सकती है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में पैसे खर्च किए हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के हॉस्टल और पुल शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन, सलमा बांध और जराज देलाराव हाईवे जैसी परियोजनाओं में काफी खर्च किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा। ये दोनों देश अफगानिस्तान में भारत का दखल जितना हो सके उतना कम करना चाहेंगे। ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और ईरान के साथ मध्य एशियाई देशों में जोड़ता है। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का सीधा रास्ता बनाना चाहता था। अब इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान की सत्ता में मुल्ला बरादर के कद से भी भारत पर असर पड़ेगा। बरादर कई साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा है, उसे पाकिस्तान का मजबूत सपोर्ट है। ऐसे में जैश और लश्कर जैसे संगठन अगर अफगानिस्तान में आकर ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका और नाटो देशों के साथ युद्ध का लंबा अनुभव है। ऐसे में उन्हें इसका फायदा भी होगा। ये सभी स्थितियां भारत के लिए गंभीर खतरा खड़ा कर सकती हैं। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बहरहाल सवाल यह है कि काबुल की चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। भारत की तालिबान के खिलाफ आक्रामक रुख बरकरार रखना चाहिए था या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बढ़ती आतंकी चुनौतियों से भारत कैसे निपटे? क्या कश्मीर में बढ़ सकती हैं आतंकी घटनाएं? चीन पाकिस्तान की पैंतरेबाजी का तोड़ कैसे निकाला जाए? मेरे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ विष्णु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। विष्णु जी, शुरुआत आप ही से चर्चा की। सर, भारत के सामने में इस बड़े बदलाव के बाद कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं जो एकदम से अब भारत के सामने आने वाली हैं, जिनका मुकाबला भारत को करना होगा? सर नमस्कार घनश्याम जी। सर नमस्कार। सबसे पहले तो ये है कि घनश्याम जी, सॉरी, मुझे एको आ रहा है वापस। सर मैं ठीक कराता हूं। सर मैं ठीक कराता हूं। तब तक अगर आप सवाल सुन चुके हैं तो उसका जवाब प्लीज दीजिए। नहीं, मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि सारी चीजें मेरे कान में वापस गूंज रही हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपका आवाज सर थोड़ी सही कराता हूं। इस बीच गुरमीत जी हमारे साथ हैं। तो गुरमीत जी, आपको क्या लगता है कि भारत के सामने वो कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना भारत को इस बदलाव के बाद करना पड़ेगा, और क्या भारत उन तमाम देशों में शामिल होता है जो बदलाव के बाद खतरे की जद में आते दिखाई देते हैं? आपको एनालिसिस क्या है सर? घनश्याम जी, ये जो ट्रेजेडी, क्राइसिस और क्याओस अफगानिस्तान में हुए हैं और जिस प्रकार से तख्ता पलट और रजीम चेंज हुआ है, इसका न केवल भारत पर पूरे विश्व के ऊपर में और मुख्यतः सेंट्रल एशिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर में असर पड़ेगा। देखिए, ये जो चुनौतियां इससे पैदा हुई हैं, उसमें सबसे पहली चुनौती है टेररिज्म। तालिबान और पाकिस्तान का जो गठबंधन रहा है और तालिबान के रेस करने में उसका शुरू से ही जो उनको बात पढ़ाया गया है एक्सट्रीमिज्म
और जिहादिज्म का, और पाकिस्तान की खास पाकिस्तान आर्मी आने से जो क्या है टेररिज्म, ये सबसे जो बड़ी चुनौती है वो टेररिज्म की है। आपने सुना था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किला कि हमारी जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे पहली चुनौती है टेररिज्म, तो वो हम अपने सामने में देख रहे हैं। जिस प्रकार से तालिबान ने ऑफेंसिव किया है, उस प्रकार से हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर में अभी कितने हथियार हैं, कितने टेररिस्ट हैं। 42 साल से अगर वहां पर कुछ निरंतर आया है वो है वेपन वेपन और वेपन। अगर कुछ वहां पे होता कंटिन्यूसली तो वहां था टेररिज्म और टेररिज्म और टेररिज्म। ये जो टेररिज्म है, ये जो वेपन्स है, और इसके साथ में जो आधार है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, जिहादिज्म, रेडिकलाइजेशन का, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसके अलावा अगर देखें तो ये जो लड़ाई लड़ी है तालिबान के ऑफेंसिव के अंदर में, ना ये अकेले नहीं थे तालिबान, इनके साथ में 10,000 फॉरेन टेररिस्ट थे, यानी कि 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। उसके अंदर में LET, JEM, लश्कर जानवी, ये सब टेररिस्ट उसके अंदर में शामिल थे, IS के और अलकायदा के। अगली बात ये है कि इस पूरे तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में जिस प्रकार चाइना ने अपने गठबंधन, नापाक गठबंधन जो पहले पाकिस्तान के साथ था, उसको जो एक्सटेंड किया है, उसके अंदर में जो तालिबान को मिलाया है, इसका क्या असर होगा? पहले तो जो कोल्यूसिवनेस हम बात करते थे वो चाइना और पाकिस्तान की थी, लेकिन अभी वो एक कदम आगे जो तालिबान को इंक्लूड किया है वो एक चुनौती है। अगली बात ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स, जियो सिचुएशन जो चेंज हुई है, बदली हुई है, इससे जो थ्रेट और चैलेंजेस हैं पूरे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, विश्व और मुख्यतः भारत के ऊपर, मैं तो कहूंगा कि भारत को बहुत जरूरी है कि हम एकदम अलर्ट रहें, अपना इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और आने वाले समय के ऊपर में जो काउंटर टेररिज्म की काबिलियत है, और जिस प्रकार से हमने एक ट्रेंड चलाया है प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव जवाब देने का टेररिज्म के ऊपर में, पहले ही हमारा जो एक आधार है जीरो टेररिज्म का। अगली बात यह है कि कश्मीर में जो इतना सुंदर तरीके से भारत ने वहां पे एक नया दृश्य और एक नया मैं कहूंगा कि अध्याय शुरू किया है जो 5 अगस्त 2019 के बाद में, तो वो जो उसमें और स्टेबलाइजेशन करना। ठीक है सर, कश्मीर की स्थिति पे भी बात की जाएगी। विष्णु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मेरे साथ रहिए गुरमीत जी। विष्णु जी, भारत को तालिबान के खिलाफ कैसा रुख अपनाना चाहिए? जो आक्रामकता भारत ने अख्तियार की हुई है, इसे कंटिन्यू करे या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है? मैं ये नहीं समझता कि हम आक्रामकता कोई अपनाई है। हमने वो किया है जो राष्ट्र हित में है। तालिबान का जो रवैया था वो ऐसा गलत था कि वो हिंदुओं को, सिखों को, भारतीयों को, मेरी ऑडियो प्रॉब्लम है जी अभी भी बहुत। सर आपको आवाज मिल रही है? ठीक है सर, ऑडियो एक बार मैं फिर से आपकी सही कराने की कोशिश करता हूं। गुरमीत जी मेरे साथ बने हुए हैं। तो गुरमीत जी, असल में भारत का एक्ट कैसा हो सर? जिस तरीके से भारत एक्ट इस पूरे मुद्दे पे कर रहा है, जिसे हम आक्रामकता का नाम भी दे रहे हैं, क्या उसके इतर भी जाकर कोई बातचीत की जा सकती है? कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? तालिबान से किसी तरह के कोई संबंधों की हम उम्मीद कर सकते हैं? घनश्याम जी, देखिए, अभी भारत का रुख क्या होना चाहिए? सबसे पहली जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी और फोकस है, वो जो भारतीय वहां पर हैं काबुल और अफगानिस्तान के अंदर में, और जो माइनॉरिटीज हैं सिख और हिंदूज की, और जो हमारे दोस्त हैं अफगानिस्तान के और भारत में आना चाहते हैं, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये जो उनका मैं कहूँगा रिपैट्रिएशन, इवैक्यूएशन और एयरलिफ्ट है, ये सबसे पहली एक प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमको डिप्लोमेटिकली जो पूरे संसार को एक मैं कहूँगा एक झटका लगा है, जिस प्रकार से जिस स्पीड के अंदर में तालिबान ऑफेंसिव और जिस वायलेंस के साथ में हुआ है, ये डिप्लोमेटिक जो फोर्सेस है उनके साथ में मिलकर एक इकट्ठा एक जॉइंटनेस जो पूरे विश्व की होनी चाहिए, इस जो चुनौती होने वाली है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, भारत का तो शुरू से ही एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी रही है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान का राष्ट्र और अफगानिस्तान के लोग भारत को बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए।
और जो भारत ने वहां किया है वो उनके असिस्टेंस के लिए, उनका कनेक्टिविटी के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट में किया था। उसमें कोई बदलाव नहीं है सोच के अंदर में। जब विषय है अफगानिस्तान राष्ट्र और उनके लोग, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि वही रास्ता भारत अपनाता रहेगा, क्योंकि ये हमारी नीति रही है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो पाकिस्तान ने खेल खेला है, जो पाकिस्तान ने जो चालें चली हैं, जो साजिश किया है, जिसके कारण अफगानिस्तान के राष्ट्र को, अफगानिस्तान के लोगों को ये दिन देखने पड़े जिसके अंदर में उनकी एक ट्रेजेडी है, एक क्राइसिस है, एक क्याओस है, इस वक्त में बहुत बड़ा संकट है। तो मैं कहूंगा कि जो भारत की नीति है वो सदा यही है कि अफगानिस्तान के लोग और उनका राष्ट्र, उनको कैसे मदद किया जाए। और ये जो नापाक गठबंधन है, चाइना, पाकिस्तान और जो टेररिस्ट कंटेंट था तालिबान का, उसको किस प्रकार से असर नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हाल ही के अंदर में हमने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर में क्या हुआ है, क्या घटनाएं हुई हैं, क्या वहां दुख और दर्द है, जो वीडियोस दिखाई दिए हैं, जो तकलीफ है, तो हमारा तो अफगानिस्तान के लोगों के साथ में, वहां की महिलाओं के साथ में एकदम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं हम इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में। और मैं कहूंगा कि हमको उस अपने लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटिव रास्ते से नहीं हटना चाहिए। ठीक है विष्णु जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच पा रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। सर, मैं ये समझने की कोशिश आपसे कर रहा था कि इन सारे बदलाव के बीच आप कश्मीर की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या कश्मीर में भी अब आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसके लिए भारत को एक नई स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी? बिल्कुल, उसका खतरा तो है ही है, क्योंकि हमको याद है कि जब तालिबान सत्ता में था 1995 से लेकर 2001 तक, तो पाकिस्तान के आतंकवादी के खेमे वहां अफगानिस्तान में थे। जब उन पे मिसाइल दागी गई नायरोबी विस्फोट के बाद, तो जो मरे थे कुछ लोग वो पाकिस्तानी आतंकवादी मरे थे, कुछ अमेरिका, कुछ पाकिस्तान के फौजी मरे थे। तो तालिबान का जो रवैया है, जो उनका दीन ईमान है, जो उनका बर्ताव है, उससे आमतौर पर तो ये है कि आतंकवाद की एक सेंटर बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है और उसका असर, हम तो पड़ोसी हैं, हालांकि हमारा उनके साथ बाउंड्री नहीं है, पर जम्मू एंड कश्मीर में हमको फर्क पड़ता है। और पर यह भी हकीकत है कि हमने 1979 से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। हमने बहुत आतंकवाद का सामना किया, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, देश के दूसरे भागों में। तो हमारे पास क्षमता है ना पड़ेगा कि ये समझा जाए कि तालिबान एक कठपुतली होगा, पाकिस्तान गलत होगा, क्योंकि तालिबान के लोग पाकिस्तान इधर आना। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पर भी इसका असर पड़ सकता है, लेकिन भारत के पास अनुभव है इस तरह की आतंकी घटनाओं से निपटने का। सर, आप मेरे साथ बने रहे। अफगानिस्तान में आए बदलाव की, जिस बदलाव का नाम तालिबान है, और तालिबान के नाम पे आए इस बदलाव के बाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, गुरमीत जी भी मेरे साथ बने हुए। गुरमीत जी, चीन और पाकिस्तान की बात करें इस बदलाव के बाद, तो दोनों ही क्या मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, और इनकी पैंतरेबाजी का असल में भारत तोड़ कैसे निकालेगा? इस डेडली कॉम्बो को कैसे तोड़ा जाएगा? सर देखिए, ये जो चीन और पाकिस्तान का नापाक गठबंधन है, इसका भारत क्या जवाब देगा, कैसे हैंडल करेगा, ये 2020 के अंदर में बिल्कुल क्लियरली पता चल गया है। आपने देखा कि 2020 के अंदर में अप्रैल मई से शुरू करके LAC के ऊपर में और LOC जो पाकिस्तान के साथ में है, उसके अंदर में किस प्रकार सीज़फायर वायलेशन 5000 से ज्यादा हुए थे, और दोनों ने एक ही टाइम में एक कलूसिवनेस को कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया था। यानी कि दोनों ही चैलेंज हमने एकदम अपने सामने में देखा था। लेकिन जब तक हम 2021 में पहुंचे, तो 12 फरवरी को चाइना ने विड्रॉ किया नॉर्थ और साउथ बैंक से, और 25 फरवरी को पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया सीज़फायर के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों को किस प्रकार से चेकमेट करना है और किस प्रकार से इनकी चुनौती से निपटना है, ये भारत ने दिखा दिया है कि ये जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवाद है, पाकिस्तान की टेररिज्म है,
और इन दोनों की जो चुनौती है इसको हम लोग एकदम किस प्रकार से लेंगे, ये पूरा दुनिया को पता चल गया है कि अभी हमारा जो ट्रेंड है वो प्रोएक्टिवनेस, प्रीएम्प्टिवनेस और किस प्रकार से एक हार्ड डिसीजन, एक रिजॉल्व, एक नेशनल विल और पॉलिटिकल विल के तरीके से लिया जाएगा। और जो भारतीय सेना की क्षमता है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है और जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, उसमें वो शक्ति है कि इन सब चुनौतियों को कर लें। लेकिन अभी जो इन्होंने किया है तालिबान के अंदर में और जो उनके साथ में मिलाप किया है, इसके अंदर में मैं कहूंगा कि जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी अभी योगदान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी जो पाकिस्तान के दिमाग में, मंशा में, कैलकुलेशन में जो गलतफहमी आएगी, जो एक इल्यूजन आएगा कि न जाने उन्होंने क्या कर दिया है और किस प्रकार से इसका फायदा उठाएं। और देखिए जो चाइना है वो तो अफगानिस्तान में इसलिए गया है क्योंकि वो चाहता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए और जो उनके डर हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उनको किस प्रकार से डील किया जाए। उनका सबसे बड़ा डर है सिंजियांग के अंदर में बैठे हुए उइगर टेररिस्ट। और वो टेररिस्ट जो है ETIM के जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भी तालिबान के साथ में इस ऑफेंसिव के अंदर में हिस्सा लिया है। अभी तालिबान ने कमिटमेंट तो किया है चाइना को, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होगा ये अभी देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो LET और JEM के टेररिस्ट जिन्होंने ये तालिबान ऑफेंसिव में हिस्सा लिया है और 20,000 तक जो टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी, ISI और इन सब ने मिलकर उधर में किया है, इनका अभी किस प्रकार दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि देखिए ये जो चुनौती है हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि जब अफगानी जो इन्होंने टेररिस्ट अफगानिस्तान में भेजे थे उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने तो देख लिया है कि किस प्रकार अभी 2021 के अंदर में जो ऑल आउट ऑपरेशन किए हैं, किस प्रकार भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को सक्सेस मिली है। हम तैयार हैं इस चैलेंज के लिए। और मैं कहूंगा ना सिर्फ मिलिट्री लेकिन ऑल एलिमेंट्स ऑफ जो पावर है, स्पेशली मुख्यतः डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकली, पब्लिक ओपिनियन, जो भी एक एलिमेंट ऑफ पावर होते हैं, सबके सब तैयार हैं इस चुनौती को। भारत की जो अभी अप्रोच है वो ऑल गवर्नमेंट एंटायर नेशन अप्रोच है इस विषय के ऊपर भी। जी ठीक है सर, तो भारत इस तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार है। लेकिन विष्णु सर, अमेरिका की इस पूरे मसले पे बेरुखी, पाकिस्तान की पैतरेबाजी, ऐसे में भारत का अफगान की आवाम के साथ किस तरह का संबंध रह सकता है या रहना चाहिए सर? भारत का अफगानिस्तान के लोगों के साथ बड़ा ऐतिहासिक संबंध है, बड़ा करीबी संबंध है। और अगर आप पूछें अफगान के लोगों को कि सबसे लोकप्रिय देश कौन है, सबसे लोकप्रिय लोग कौन है, तो उनके लिए बिना झिझक के वो कहते हैं भारतीय हैं। और उसका कारण ये है कि भारत ने कभी भी अफगान के साथ या अफगानी हितों के खिलाफ कभी काम नहीं किया है। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, हम उसको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं समझते हैं। हमने क्या किया है, हमने अफगानी नेताओं के साथ, लोगों के साथ जो उनको चाहिए था वो बनाया है और हम उसको वापस नहीं कोई ला रहे हैं। हमको कोई लोभ नहीं है, हमने उनके लिए बनाया है। तो ये लोग सब समझते हैं। पर हमारी दिक्कत ये है कि हमारा बॉर्डर नहीं है अफगानिस्तान के साथ, और इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि चाबहार पोर्ट के होते के थ्रू हम लोग को रास्ता मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमको रास्ता देता नहीं है। तो वो कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद भी हमने हर तरह का सहयोग किया है। और कुछ रिपोर्ट्स ये अब आ रही हैं कि तालिबान के लोग कह रहे हैं कि देखिए हम भारत के साथ वैसे ही सहयोग चाहते हैं जैसे पहले कर रहे थे। क्या तालिबान पे विश्वास किया जा सकता है? मुझे लगता नहीं कि विश्वास किया जा सकता है, पर हमको देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण नजर आती है और ये तालिबान जो नया तालिबान है अगर वाकई नया है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, इनके साथ कोई एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो हमारे हित में भी है, तालिबान के हित, अफगानिस्तान के हित में भी है। पर हमको ये नहीं कि हम इनका समर्थन करते हैं, हम इनसे दो राय नहीं करते। पर विदेश नीति में और राजनीति में ये होता है कि जो सत्ता में है आप उसके साथ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनाए रखें, क्योंकि उससे
चीन और पाकिस्तान का प्रभाव तालिबान पर कम रहेगा। जी, तो ये बीच की राह हो सकती है और कई तरह की चुनौतियां हैं जिनको भारत अच्छे से निपट सकता है। भारत का अनुभव इस बात की ओर इशारा करता है। शुक्रिया विष्णु सर आपका, गुरमीत जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो भारत के सामने कई चुनौतियां हैं इस बदलाव के बाद, लेकिन उन चुनौतियों के इतर किस तरह से विकल्प हैं, क्या क्या भारत कर सकता है और इन विकल्पों पे भारत को क्या कितना समय और चाहिए, ये कई ऐसी स्थितियां हैं, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिस पे आने वाले समय में प्रकाश पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया मुद्दा देखने के लिए। नमस्कार।